आप जे कॉलोनी में बैठकर बातें कर रहे हैं, लेकिन अब यह भरोसा बन गया है आपके ऊपर। ये बात यहां राहुल गांधी के लिए इन्हीं व्यापारियों में से कोई एक कह रहा था। वैसे ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी लोगों के दुख दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं और अब लोग भी मोदी की जगह राहुल गांधी से उम्मीद रख रहे हैं। आज उन्नाव कांड की पीड़िता की राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। राहुल गांधी से मुलाकात के लिए जब वो गई तो सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई है। अचानक मैं उन्नाव कांड की पीड़िता का जिक्र क्यों कर रहा हूं? अभी तो बात वैश्य समाज की कर रहा था, वैश्य समुदाय के लोगों की कर रहा था, लेकिन अचानक इनकी बात इसलिए क्योंकि आज एक बहुत बड़ा झकझोर देने वाला मामला जो है सामने आया है। कोर्ट से खबर आई है जो दुख पहुंचाती है। आप जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप कांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की न केवल सजा निलंबित कर दी है बल्कि उसे जमानत भी दे दी है। इस फैसले से निराश पीड़िता ने कल जब दिल्ली में धरना दिया तो पुलिस ने उसे आधी रात को जबरदस्ती उठा दिया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि यह कैसा इंसाफ है जहां पीड़िता को पुलिस विरोध भी नहीं करने दे रही है। और राहुल गांधी ने इसे मृत होते समाज की पहचान बताते हुए आज पोस्ट किया। इस पोस्ट करने के बाद, ये ट्वीट करने के बाद राहुल गांधी से मिलने पहुंची पीड़िता, और ये पीड़िता मिलना चाहती हैं राष्ट्रपति से भी, ये पीड़िता मिलना चाहती हैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से भी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से, लेकिन मुलाकात इनकी हो गई। राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है इस मसले पे, जरा उसको दिखाता हूं, आपके सामने रखता हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं, क्या एक गैंग रेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती यह है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी यानी पूर्व बीजेपी एमएलए सेंगर, उसको जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साये में जी रही हो। बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, न कि बेबसी, भय और अन्याय। यह बात यहां राहुल गांधी लिख रहे हैं। आपको बता दूं कि आज कांग्रेस ने इसके विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। हालांकि सेंगर की तत्काल रिहाई संभव नहीं लग रही है क्योंकि उसे पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया है और इस मामले में वो 10 साल की सजा काट रहा है और फिलहाल वो जेल में ही रहेगा। लेकिन फिर भी इस फैसले से पीड़िता के मन में डर तो बना ही है और इस डर के साये में आज पीड़िता ने राहुल गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात अब से कुछ देर पहले हुई है और देखना होगा कि अब बीजेपी इस मामले में कैसे राजनीति करने के लिए या राजनीति का इस्तेमाल करती है। पीड़िता जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मिलकर निकली है तो चर्चा, मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, जरा पहले वो सुनाते हैं, सुन लेते हैं क्या कह रही है। आराम से मैम, आराम से। मैं प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला लेकिन हमको कोई भी नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से फोन आया, सामने से हमको बुलाया और मुझे न्याय का आश्वासन दिया और न्याय की लड़ाई के लिए हाथ हटाओ, न्याय दीजिए। आप लोगों की यही उम्मीद है, हाथ नीचे तक बढ़ाइए और मुझे हालांकि बहुत क्लियर आवाज नहीं आ रही है, मगर इन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तरफ से फोन आया, बुलावा आया और फिर राहुल एक तरफ ये प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, देश के गृह मंत्री से मिलना चाहती हैं। आप जानते हैं कि उन्नाव का मामला यानी उत्तर प्रदेश का मामला है और ये केस फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केस को दिल्ली शिफ्ट किया गया था और दिल्ली में इससे यानी सेंगर को सजा दी गई थी, आजीवन कठोर सजा मिली थी। लेकिन इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें जमानत दे दी है और इस सजा को भी निलंबित कर दिया है हाई कोर्ट ने। सबसे बड़ी बात कि सजा को निलंबित कर दिया गया और ऐसे में ये
पीड़िता न्याय की गुहार फिर से लगा रही है, क्योंकि इसके परिवार को, इसके पिता को, सबको, परिवार के 2 सदस्यों, इसकी मौसी, इसकी चाची को मार डाला गया, पिता को पुलिस की कस्टडी में मार डाला गया, इसके ऊपर भी, इस पीड़िता के ऊपर भी हमले हुए, और ये सब देखते हुए एक डर का आलम तो होगा ही। वैसे ये देखकर दोस्तों बेहद दुख होता है कि देश में महिलाओं, अल्पसंख्यकों और तमाम कमजोर वर्गों के लिए माहौल कितना असुरक्षित बनता जा रहा है। अब तो आलम यह है कि क्रिसमस हो या ईद, देश में खुशियों से पहले तनाव पसरने लगता है। और आज कांग्रेस नेता सुप्रिया सुरनेत ने इस बारे में जो कहा है वो भी सुन लीजिए। कल क्रिसमस है, आप जानते हैं, आज 24 तारीख है, 24 दिसंबर, कल 25 दिसंबर क्रिसमस का त्यौहार। लेकिन क्रिसमस से पहले कैसे खुशियां जो बंटनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के लोगों का त्यौहार हो, अपने हिंदुस्तान में ये होता था कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर उन त्योहारों को मनाते थे, लेकिन अब उस पर भी पहरेदारी होने लगी है। जरा इस वीडियो को सुनिए, सुप्रिया सुरनेत को सुनिए। I think when Mr. Modi gets up and says कि मेरा क्रिश्चियन समुदाय से पुराना नाता है, और when he goes and forcibly hugs the Pope, he needs to answer these questions. Who are these ruffians? Who are these people? From Delhi's east of Kailash to Odisha to Madhya Pradesh to Haridwar, what is happening? Why are people who are celebrating Christmas, women, children being attacked? Can you not ensure the safety of religious diversity in India? The world is watching how these right-wing goons are roughing up, are intimidating, are threatening, are attacking Christians across the country, and trust you me, we'll have to pay a price for this. Thank you. तो अभी आप सुन रहे थे, यहां पर साफ साफ कह रही हैं, बता रही हैं कि क्रिसमस को लेकर किस ढंग का माहौल देश में बनाया गया है। आपको बता दूं कि राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के शिक्षा विभाग ने, जी हां, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों यानी प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी दी है कि वो क्रिसमस के मौके पर बच्चों को जबरदस्ती सेंटा क्लॉज न बनाएं। अगर ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के फरमान बताते हैं कि सभी धर्मों के त्योहारों पर हंसी खुशी का जो माहौल पहले हुआ करता था, अब धीरे धीरे वो सब खत्म हो रहा है। मोहन भागवत का बयान याद आता है। यहां पे अभी 3 दिन पहले बंगाल में जब थे वो कोलकाता में, तो उन्होंने कह दिया कि संविधान संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र चाहे आप घोषित करें या ना करें, भारत हिंदू राष्ट्र ही है, हिंदू राष्ट्र ही कहलाएगा। तो ऐसी सारी नफरत, यानी यहां पर आप संविधान संशोधन करने की जरूरत भी नहीं है, हम सत्ता पे काबिज हैं तो हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, यानी आपने संविधान को भी किनारे रख दिया। ऐसी नफरत इसी हिंदू राष्ट्र के भुलावे में न्यायोचित ठहराई जा रही है। और अभी बंगाल में चुनाव है तो वहां इस किस्म का खेल थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा तेज कर दिया गया है, और फिर धीरे धीरे इसे दूसरे चुनावी राज्यों में भी फैलाया जाएगा। और इस बीच मनरेगा से लेकर अरावली खत्म करने की साजिश और दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण, इन सब से लोगों का ध्यान हटाया जाएगा। हालांकि लोगों का ध्यान अब हट नहीं रहा है, बल्कि सरकार से विश्वास हट गया है। और इसी विश्वास हटने के बीच इस पीड़िता जिसकी बात हम कर रहे थे, एक दूसरी बाइट सुनाना चाहता हूं, आवाज थोड़ी क्लियर है, उसको सुनिए। देश का पहला ऑर्डर है, देश का पहला ऑर्डर है, देश का पहला ऑर्डर है कि रेप केस में सजा रोकते हुए उसे बाहर कर दिया, मतलब जमानत दे दी गई है। देश का मेरी देश की सारी बेटियों को डर हो गया, हिम्मत हार चुकी है कि रेप होगा, कल का रेप करेगा, रेप के आरोपी 5 साल बाद बाहर आ जाएंगे। तो देश की बेटियां कैसे, एक हम ही विक्टिम नहीं, हमारे जैसे बहुत बेटियां। शर्तें भी रखी गई हैं कि 5 किलोमीटर तक अंदर नहीं आएंगे। 5 किलोमीटर क्या है सर, 5 किलोमीटर में मुझे जज साहब ने कैद कर दिया ताकि हम ना निकले डर के मारे। एडवोकेट से आप मिलने आई थी अभी जी, तो आगे की क्या मेरी आगे की यही राय है कि मैं आगे जाऊंगी। मुझे आंख बंद करके सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि हमें न्याय देगा, न्याय मिलेगा, हमें जनता न्याय देगी सर। तो आप सुन रहे थे यहां पीड़िता जो अपनी बात रख रही है। बहुत महत्वपूर्ण बातें इसलिए क्योंकि भरोसा आखिर कोर्ट पर कैसे करे, और लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट पर इन्हें भरोसा है। और मगर मोदी से लोगों का भरोसा घट गया है या उठ गया है या उठ रहा है। और इन सब के बीच राहुल गांधी मोदी से ज्यादा भरोसेमंद क्यों नजर आने लगे हैं?
इस देश के कई लोगों को मोदी पर, बीजेपी पर दोहरा वार क्या है, इन सब की चर्चा हम करते हैं इस न्यूज पॉइंट में। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों देखिए, 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, सुनील शुक्ला जी और पंकज चतुर्वेदी जी। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर साहब आपसे जरा समझना चाहता हूं, बात करें तो कहां से करें? बहुत सारी चीजें हैं, साथ साथ चर्चा करते हैं। भरोसे की बात करते हैं आज हम इस चर्चा में। भरोसा आखिर ये क्यों उठता जा रहा है, क्यों घटता जा रहा है, क्यों कम होता जा रहा है? और इन सब के बीच देखिए, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, तीनों से भरोसा हटता जा रहा है। और तीनों के ऊपर लोकतंत्र है, जनता के द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं, जो इन तीनों को गवर्न करते हैं कहीं ना किसी रूप से। सुप्रीम कोर्ट को गवर्न नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी चुन के जाते हैं वहां भी। और कई जगह ये सुना जाता है, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं। उसमें कई ऐसे कोर्ट भी हैं, सूरजपुर कोर्ट जैसा मामला भी है, जहां अखलाक का केस खत्म करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए जब उत्तर प्रदेश सरकार की चिट्ठी गई तो कोर्ट ने कहा नहीं, हम इसको खत्म नहीं करेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट भी है, जहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी का केस चल रहा है, यानी नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है। उस केस में भी जज ने साफ फैसला जो है सरकार के खिलाफ सुनाया। तो वह कई जगह दबाव है, प्रेशर है, कई जगह प्रेशर नहीं भी है। और सबसे बड़ी चीज की जो लोअर कोर्ट है, वहां के जजेस कई बार बहुत मजबूती के साथ खड़े नजर आते हैं। चलिए, कोर्ट की बात नहीं करूंगा, बात यहां ओवरऑल करने की जरूरत है। और ओवरऑल ये भरोसा क्यों कम हो रहा है? और इन सब के बीच, चाहे ये उन्नाव की पीड़िता हों या चाहे वैश्य समाज के लोग हों जो व्यापारी हैं, भरोसा क्यों उठ रहा है? डॉक्टर साहब देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त लोगों का भरोसा सरकार से, न्यायपालिका से, पुलिस से और खेद के साथ कहना पड़ेगा कि मुख्य धारा के मीडिया से भी उठ चुका है। लोगों को अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। न्याय की उम्मीद लगातार क्षीण होती जा रही है। आपने ठीक उदाहरण दिए हैं कि कुछ जगह निचली अदालतों ने और कुछ जगह ऊंची अदालतों ने भी कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो थोड़ा भरोसा जगाते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई फैसला सामने आता है जिसमें एक सजा याफ्ता अपराधी, उसकी सजा रोक दी जाती है, उसे जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब फरियादिया, पीड़िता देश की राजधानी में शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से धरने पर बैठती है। सिर्फ 3 लोग डॉक्टर साहब बैठे थे कल। पीड़िता थी, उसकी मां थी और एक सामाजिक कार्यकर्ता योगिता जी। इसके बावजूद दिल्ली की पुलिस उठा ले जाती है, सीआरपीएफ की गाड़ी में उनको ले जाया जाता है। कौन सा अपराध कर रहे थे ये लोग? जब ऐसी घटना होगी तो निश्चित तौर पर भरोसा टूटेगा ही। दूसरा, ये जो दृश्य हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ बैठकर वैश्य समाज के लोग अपनी पीड़ा दर्ज करा रहे हैं। लेकिन आप उस दृश्य को भी याद कर लीजिए डॉक्टर साहब, जब दक्षिण भारत में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक बड़ी फूड चेन के मालिक ने जीएसटी की कुछ खामियां बताई थी, तो उसके बाद उसका क्या हाल हुआ था। उसे किस तरह माफी मांगने पर मजबूर किया गया। बाकायदा सार्वजनिक कार्यक्रम में जहां उसने खामियां बताई थी इस बेहतरी के लिए कि जीएसटी में अगर कोई कमी बेशी है जो उसे लग रही है तो सरकार, वित्त मंत्रालय उन्हें दूर कर ले। लेकिन उस सभा संगोष्ठी के बाद निर्मला सीतारमण जहां रुकी थी वहां उसे बुलाया गया, वहां हाथ जोड़कर उससे माफी मंगवाई गई और उसका वीडियो वायरल किया गया जानबूझकर। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष है जिसके पास कोई कार्यकारी अधिकार नहीं है। न नेता प्रतिपक्ष कानून बनाता है, न नेता प्रतिपक्ष किसी तरह के कानून में संशोधन करने की स्थिति में है। वो तो सरकार को मशवरा दे सकता है, सदन में अपनी राय रख सकता है, लेकिन ये व्यापारी उससे उम्मीद लगाए
क्योंकि उम्मीद की सबसे बड़ी देहरी देश को नाउम्मीद कर चुकी है। प्रधानमंत्री से मिलना ही संभव नहीं। और डॉक्टर साहब, इनमें से किसकी हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर अपनी व्यथा कथा सुना सकें, ये कह सकें कि आपकी सरकार में हमारा धंधा चौपट हो रहा है, हमारा कारोबार खत्म हो रहा है? इनमें से किसी की हिम्मत नहीं। इसलिए जब बची हुई उम्मीद, बचा हुआ भरोसा सिर्फ नेता प्रतिपक्ष से किया जाए, मीडिया के बचे खुचे हिस्से से किया जाए, पीड़िता भी राहुल गांधी के बुलावे पर गई है, वहां उन्होंने अपनी तरफ से बुलाया और वे हर मौके पर हर जगह मौजूद रहते हैं, चाहे हाथरस का मामला हो, भट्टा परसौल से लेकर अब तक राहुल गांधी देश की हर बड़ी समस्या के समय, हर बड़े मुद्दे के समय पीड़ित पक्ष के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और सरकार क्या करती है? सरकार पीड़ितों को ही गुनहगार बताने पर उतारू हो जाती है। सरकार और उसकी एजेंसियां ऐसे हर मौके पर जो फरियादी है, जो शिकायत करता है, जो मांग करने वाला व्यक्ति है, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी ही दुश्मन बन जाती है। इसलिए बार बार ऐसा लगता है कि क्या इस देश को सिर्फ नेता प्रतिपक्ष से ही उम्मीद रखने की जरूरत है? तो बाकी एजेंसियां किस काम की हैं? बाकी विभाग किस काम के हैं? सरकार क्या कर रही है? फिर तो इन सबकी दुकानों पर शटर डाल देना चाहिए। अकेला नेता प्रतिपक्ष बैठ जाए दिल्ली में अपना काउंटर खोलकर, सबकी शिकायतें सुने, सबके बारे में ट्वीट करे, क्योंकि उसके पास कोई अधिकार तो है नहीं। ये चीजें बहुत अच्छी नहीं है। सरकार को चिंता करनी चाहिए। एक अंतिम बात जोड़ना चाहता हूं डॉक्टर साहब, अभी इस पहले चरण में बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने में सरकार को क्या कर सकती है, सरकार की क्या भूमिका है जी। ये तो हाई कोर्ट का फैसला है। उन जानकारों के लिए सिर्फ इतना कहना है कि अगर सरकार, सरकारी वकील, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल, पूरा अमला अदालत में खड़े होकर अगर इसका विरोध करता, इस तरह की जमानत दिए जाने, सजा पर रोक लगाने के न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपनी आवाज उठाता, तो कम से कम इतनी तसल्ली तो होती कि सरकार ने इस तरह उसे जमानत देने और उसकी सजा पर रोक लगाने का विरोध किया था। या तो सरकार मदद, अखलाक के मामले में मुकदमा वापस लेने की मांग करने चल पड़ी है सरकार। तो ये जो अंतर है इस वक्त प्रतिपक्ष और पक्ष का, सत्ता पक्ष और विपक्ष का, वो स्पष्ट अब देश में दिखाई दे रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अंतर दिखाई दे रहा है। सुनील शुक्ला जी, आपके पास जरा आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं इस पूरे भरोसे की बात? भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है, और भले एक छोटा वर्ग हो, कई लोग तो डर से नहीं बातें करते हैं, और ये व्यापारी वर्ग तो ऐसे भी डरा रहता है, उसको लगता है पता नहीं। और अभी जब चंदे की बात आ रही थी अलग अलग पार्टियों को, उसमें भी राहुल गांधी ने खुद कहा, बर्लिन में कहा कि अगर हमको कोई आकर चंदा देता है तो वो उसके यहां ईडी सीबीआई के छापे पड़ जाते हैं। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच जो आर्थिक पहलू है, दोनों का अंतर देखिए तो कितना बड़ा है। 6,000 करोड़ उसके अकाउंट में, 6,500 करोड़ बीजेपी के अकाउंट में है, 53 करोड़ रुपए मात्र कांग्रेस के अकाउंट में है। समझ लीजिए क्या फर्क है, कितना फर्क है। 6,000 करोड़ रुपए बीजेपी के अकाउंट में है, बाकी छोड़िए 10,500 करोड़ की तो वो कंपनी जिसको चंदा मिला है। तो ये जो फर्क है, इस फर्क के बीच, इसके बाद भी अगर व्यापारी आकर राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खुल के कह रहे हैं, और एक पीड़िता जो न्याय के लिए सरकार के दरवाजे खटखटा रही है, उसको वहां भी कुछ नहीं, वहां दरवाजे बंद कर दिए जा रहे हैं, फिर कैसी सरकार है और कैसा भरोसा? क्यों भरोसा? धन्यवाद राजीव जी। आपने कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंतर की बात की। कोई तुलना ही नहीं है। जो चंदा जिस तरीके से मिल रहा है बीजेपी को, और जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनके ट्रस्ट है, जो उनका व्यवहार के साथ है, दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। आप तुलना कर रहे हैं अडानी साहब से उस व्यापारी की जो राहुल गांधी के सामने बैठ करके कह रहा है कि साहब हमारा व्यापार। सुनील जी, आपका वीडियो, स्थिति ये है।
जी, आपका नेटवर्क वो हो रहा है। मैं एक काम करता हूं, मैं तब तक पंकज जी के पास आता हूं इसी सवाल के साथ। आप जरा रिकनेक्ट कीजिए पंकज जी, इसी सवाल के साथ आपके पास रिकनेक्ट कीजिए जरा सुनील जी। देखिए राजीव जी, ये भारत हमको समझना होगा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है व्यापार का, फुटकर व्यापार का, उसका यह जो हमारी जीडीपी है उसमें लगभग 13% योगदान होता है। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो छोटी छोटी गांव गुर्दे की छोटी मोटी दुकानें, गुमटियां होती हैं, ये अकेले रोजगार नहीं देती हैं, ये भारत की जीडीपी को एक गति देती है। लेकिन ये सरकारी रिपोर्ट है कि 2018 के बाद में जो अनऑर्गेनाइज्ड फुटकर बाजार का सेक्टर है उसकी भागीदारी लगातार कम होती जा रही है। 2023 में जो कुल व्यापार का 84% रह गई थी, और साथ साथ सरकार का आंकड़ा कहता है कि 2027 में घट के 77% रह जाएगी। अब एक ब्रांड चेन्स का, होम सप्लाई का एक मैटर तो है, लेकिन इसके साथ में जो कुछ और जो मार है व्यापारी पे, टैक्सेशन की मार है जिसके अंदर जीएसटी तो ही है, इसके अलावा यह है कि जो कैश का फ्लो छोटे व्यापारी के पास जो रुक गया, यानी छोटा व्यापारी जो गली मोहल्ले का है उसका अधिकांश जो इस समय ट्रांजैक्शन है वो ये जो अपना क्यूआर कोड वाली इकोनॉमी उस पे आ गया। उसके कारण उसको एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई, उसके पास कैश नहीं होता, उसके पास केवल वो पैसा होता है कि वो पैसा दूसरे थोक व्यापारी को उसी से ट्रांसफर कर दे। एक ये दिक्कत हुई। दूसरा, जो पूरे देश में सबसे बड़ी दिक्कत देखी जा रही है कि इस समय जहां जहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की छोटी मोटी दुकानें हैं उन पे अतिक्रमण के नाम पे बड़े स्तर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। वो कोई जात धर्म देख के नहीं हो रहा है। इस समय आप उत्तराखंड में देखिए, हल्द्वानी से लेकर अल्मोड़ा तक इस बुरी तरीके से तोड़ा जा रहा है लोगों को। होता है कि जाहिर है कुछ कुछ जगह इसमें कोई कहने का गुरेज नहीं है कि छोटे दुकानदार या छोटे शहरों के दुकानदारों की फितरत होती है कि वो अपनी दुकान को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, सामान रखते हैं, लेकिन ये आज की बात नहीं है, सालों की बात है और उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जब हम बगल में खड़े हुए बड़े मॉल को फायदा पहुंचाने के लिए इन छोटी दुकानों में तोड़फोड़ शुरू करते हैं तो एक बहुत बड़ा हमारे सामने, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होता है। तो एक ये जो समस्या है धीमे धीमे जो है। अच्छा, दूसरी चीज क्या हो रहा है कि बिजनेस का जो सांप्रदायिकरण शुरू हुआ कि फला होटल इस नाम से खुली है, तेरी दुकान में क्यूआर कोड इस नाम से आ रहा है, और कोविड के बाद में लगातार सब्जी बेचने वाले, रेडी बेचने वालों के नाम और जो आधार पूछ के मारा पीछी की जा रही है, उससे एक अलग किस्म का भय छोटे व्यापारियों में। मैं आपको बताऊं, जो खरीदार है वो प्रायः सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकृत नहीं होता है, लेकिन इन गुंडों के दखल से व्यापारी भी प्रभावित होता है और सामान का आना जाना प्रभावित होता है। और अब आप देखिए कि ये सरकार जो है आखिर ऑर्गेनाइज सेक्टर को क्यों लेना चाहती है केवल मार्केट में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाहिर है कि आप जानते हैं कि अडानी और अंबानी दोनों की बड़ी यूनिट्स हैं जो चेन बेस्ड है। सबसे बड़ी ये, इनसे ये सीधे चंदा ले सकती है, कॉर्पोरेट चंदा। बाकी छोटा दुकानदार तो देता नहीं चंदा। लेकिन आप देखिए इसका खतरा देखिए, कल की घटना में दिल्ली की बता रहा हूं। दिल्ली में एक ऑनलाइन बड़ा एक चेन था, वो लोग क्या कर रहे थे, यूके, यूएसए और दुबई से एक्सपायरी डेट का सामान मंगा रहे थे, जिसके अंदर ब्रांडेड कॉफी भी थी, मिल्क फूड भी था, कोल्ड ड्रिंक्स भी थी, और यहां पर आके बस उसकी रिकैपिंग करते थे और उसको कम दाम में बेच रहे थे। अकेले दिल्ली पुलिस ने कल जो माल पकड़ा है वो 4,65,00,000 रुपए का है। तो ये जितने घपले, छूट, इसके आड़ में बड़े व्यापारियों से, ऑर्गेनाइज व्यापारियों से जो सीधे पैसा ले सकते हैं, ये छोटे व्यापारियों से भी नहीं ले पा रहे। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे छोटे व्यापारी अब धीमे धीमे सिमटते जा रहे हैं। और छोटे व्यापारी का सिमटने का मतलब वो मान के चले कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत बड़ा रोजगार खत्म होगा। एक छोटी सी गली मोहल्ले की दुकान में उसमें 4, 5, 6 लोग काम करते हैं, उनके पास कोई काम नहीं बचेगा। जी।
दूसरा मसला आपने जो कुलदीप सेंगर का बोला, मैं आपको सही बात बताऊं, कुलदीप सेंगर का मसला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र का मसला है कि ये हर समय आखिर बलात्कारियों के साथ खड़े क्यों होते हैं। उत्तर प्रदेश में वो चिन्मयानंद सरी के लोग थे जिन पर बड़े बड़े आरोप लगे, सजा हुई, बाद में अदालत को मैनेज करके उनको बाहर ले लिया गया। आज की तारीख में बीजेपी के 54 एमएलए और एमपी ऐसे हैं जिन पे महिलाओं के खिलाफ अपराध के रजिस्टर्ड मुकदमे हैं, उसमें से कई बलात्कार के भी हैं। ये सबसे बड़ी संख्या है। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हम बिल्किस बानो के प्रकरण से देख चुके थे कि एक गर्भवती महिला के पेट को फाड़ कर और उसके साथ में निर्मम हरकत करने वाले जब को कोर्ट से बरी करवाया गया और उसके अंदर मालूम पड़ा कि गुजरात सरकार ने पूरी भूमिका निभाई थी और जब वो लौट के आते उनका स्वागत करते। तो यह भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है और इनके मूल चरित्र का ये असल कारण ये है कि ये लोग जिस परिवेश से आते हैं, जहां इनकी सुबह से शाखाएं लगती हैं, इनको बौद्धिक कहते हैं, ये लोग यौनिक रूप से कुंठित होते हैं। इनकी पूरी बातचीत, इनका पूरा विमर्श, इनकी देह दशा कमर के नीचे के हिस्सों पे चलते। आप सोशल मीडिया पे देखिए, आप सोशल मीडिया पे यदि कोई लिखे नेहरू ने ये किया, इंदिरा जी ने ये अच्छा किया था, तो उस पे जो उस आरएसएस के लोग जो लोगों कमेंट होंगे वो अधिकांश कमेंट कमर के नीचे के गुणों के होते हैं। यानी जो फर्स्ट फ्लोर होता है, ये इंसान का फर्स्ट फ्लोर है ना, बुद्धि वाला, वहां तक वो आते ही नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे जीते रहते हैं। तो ये उनका चरित्र है। तो कुलदीप सेंगर के साथ उन्होंने जो जिस तरीके से किया, ऐसे और कई मामलों में कर चुके हैं अदालत के इस्तेमाल के साथ में। क्योंकि आप ये जान के चलिए, आज यदि किसी मामले में किसी की जमानत नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब यह है कि बीपी और सरकार की ओर से उसका तगड़ी तरीके से विरोध किया जा रहा। और यदि जमानत हो जाती है तो इसका मतलब ही यह है इस प्रकार के मामले में जिसमें इसमें पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, या लड़की नाबालिग थी जब उसके साथ में दुर्व्यवहार हुआ था, और यदि आप पूरी कहानी पढ़े तो फिल्मी कहानी से लिखी है कि उसके बाप को मार डाला गया, उसकी गाड़ियों से उड़ा दिया गया। हम लोगों ने फिल्मों में कहानी सुनी कि गवाह को गाड़ियों से उड़ा दिया जाए। और आपको याद दिलाऊं, कुलदीप सेंगर को जब सजा हो गई तो भारतीय जनता पार्टी ने उसकी पत्नी को टिकट दिया जी। हालांकि ये बच्ची की मां चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ और वह हार गई थी बाई इलेक्शन में, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। कुलदीप सेंगर की पत्नी जो कभी राजनीति में नहीं रही, उसको टिकट देने का मतलब क्या था? वो तो गायत्री प्रजापति की पत्नी में बीजेपी का प्रचार कर चुकी है अभी। यानी सभी जो इस तरीके के चरित्र के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रिय चरित्र होते हैं, क्योंकि ये लोग देह दशा पर चर्चा करने को ही बौद्धिक समझते हैं। और आप देखिए कि हम जो सुप्रिया श्रींडे ने जो बात बोली, मैं सीरियसली सोच रहा हूं क्या हमारे देश में हम लोग पर्व त्योहार को इतने भय के मामले में मना पाएंगे? हम लोगों ने ईद की नमाज के बाहर इतनी पुलिसें बैठा रखी हैं, कई कई जगह आपने बोल दिया आप सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ोगे, कई कई जगह आप कह रहे हो कि दुकानें नहीं लगाओगे। किस तरीके के इसी साल के वीडियो आ रहे हैं मध्य प्रदेश के और दूसरे राज्यों के, जहां पर कोई लाल टोपी सांता क्लॉज बन के निकला, उसको आप मारपीट के घर भगा रहे हो। एक घटना मैं आपको शेयर कर रहा हूं, शायद आप तक पहुंची होगी कि जामिया मिलिया में बीए ऑनर्स के पेपर में एक सोशल साइंस के एक प्रोफेसर ने पर्चा किया। उसमें लिखा कि भारत में मुस्लिम समाज के साथ में, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के साथ में जो अत्याचार की घटना है उनके बारे में जानकारी दें या उसके बारे में बताएं। उस प्रोफेसर को ना केवल सस्पेंड कर दिया गया आज, बल्कि उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया। और आप देखिए वो जो प्रोफेसर है मुसलमान नहीं है वो। यानी आज स्थिति ये है कि यदि आप यानी सांप्रदायिकता से परहेज करने की बात कर रहे हैं तो आप इस देश के लिए नागरिक नहीं रह जाएंगे। यदि इस देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करना जायज है तो मुस्लिम राष्ट्र या सिख राष्ट्र की मांग करने को क्यों गलत कहा जाएगा? यदि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट करना चाहते हैं, चाहे छोटे दुकानदार का मसला हो, चाहे कुलदीप सेंगर का मसला हो या त्योहार मनाने का मसला हो। और उनका मूल जो कारण है येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद के साथ में इस संविधान को नष्ट करना था। मैं अभी एक सवाल पे एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि 16 लोग ऐसे थे जो मुस्लिम लीग से चुनाव लड़े थे लेकिन उनको संविधान सभा का सदस्य क्यों बनाया गया?
संविधान सभा का सदस्य बनाया नहीं गया था तो निर्वाचित हुए थे। हिंदू महासभा तो बड़ी मुश्किल से 2 लोगों को भेजा, तो भेजने नहीं चाहते थे क्योंकि संविधान सभा का विरोध कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से मुखर्जी और महाराष्ट्र से एक पपत्सर करके कोई थे, वो आए थे। इन्होंने तो सदस्य नहीं बनाए। ये संविधान के विरोधी उसके गर्व से थे, और नेहरू से इनकी नफरत का कारण यही है कि उन्होंने संविधान में जो प्रावधान रखे वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए थे और सनातन धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए थे। लेकिन ये पोंगा पंडित हैं, ये लोग इस हिंदू धर्म को बिल्कुल काट की हांडी की तरह बनाना चाहते हैं। और आज इनका जो चरित्र है ये पूरे दुनिया में हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। राजू जी, मैं दुनिया के बहुत सारे देशों में गया हूं, हमारे धर्म को, हमारी आस्था को बड़ी इज्जत से देखा जाता था। लेकिन यानी इवन मैं पाकिस्तान में भी मेरा अनुभव इतना बुरा नहीं रहा, लेकिन आज मैं देखता हूं कि आप विदेश में जाओ तो इफ यू आर हिंदू तो हमारी छवि दूसरी हो रही है और इनको शर्म नहीं आ रही है। अब मैं एक चीज को और बढ़ाऊं, इस चीज को और बढ़ाना चाहूंगा। आज बांग्लादेश की स्थिति क्या हो रही है आपको मालूम है? बांग्लादेश में एक र्यूमर है, जो कुछ भी है, कि वहां के जो इस्कॉन तरीके संस्था है उनको भारत की एजेंसी फंडिंग कर रही है, और वहां पे हल्ला उड़ गया कि भारत चाहता है कि ज्यादा बांग्लादेश के रहने वाले हिंदू भारत चले जाएं, जिससे वेस्ट बंगाल और असम की थोड़ी सी डेमोग्राफी बदल जाए, वहां हिंदुओं की संख्या बढ़ जाए। तो ये बातें क्यों आ रही हैं? इनके चरित्र के कारण आ रही हैं। जी राजू जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इन सब के बीच जो उन्नाव कांड है उसका जिक्र अब फिर दोबारा इसलिए आ गया क्योंकि आप जानते हैं कि सेंगर की सज़ा निलंबित कर दी गई, सेंगर को ज़मानत दे दी गई है। अब जो पीड़िता है वो परेशान है। राहुल गांधी से मुलाकात की, सोनिया गांधी से मुलाकात की है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसकी चर्चा आज इसलिए दोबारा कि आखिर भरोसा सरकार पर कैसे बने, सरकार भरोसे के लायक क्यों नहीं है और राहुल गांधी भरोसेमंद क्यों होते जा रहे हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, आप की आवाज़ बीच में, एक्चुअली आप शायद कहीं और हैं और थोड़ा वीडियो जो है आपका वो बीच बीच में आउट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, प्लीज़ अपनी बात आगे बढ़ाइए। उस समय अपनी बात आप रख रहे थे। मैं एक कह रहा था राजीव जी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चंदे के मामले में कोई तुलना ही नहीं है। अंतर की बात छोड़ दीजिए, तुलना ही नहीं कर सकते हैं यहाँ। एक पार्टी ऐसी है जो एन केन प्रकार सत्ता के बूते अथाह अकूत पैसा इकट्ठा कर रही है, और वह सत्ता जो किसी अन्य राजनीतिक दल को चंदा दे रहा है, जो भी संगठन, जो भी ट्रस्ट, जो भी उद्योगपति, उसके खिलाफ एक विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। तो किस बात की तुलना कर रहे हैं? ये कोई सामान्य लेन देन तो है नहीं। यह इस तो देश में कभी नहीं हुआ कि सरकारें अपनी ताकत के बल पर अपने राजनीतिक दल को पैसा दिलवाओ। कांग्रेस का तो एक चरित्र रहा, कांग्रेस ने तो हमेशा से विरोध किया कि उद्योगपतियों के बल पे राजनीतिक दल नहीं चलने चाहिए। जवाहरलाल ने अपने शुरुआती समय में ही कहा कि ना कोई उद्योगपति किसी भी राजनीतिक दल को चंदा नहीं देगा, प्रतिबद्ध लगाया। बाद में आगे चल करके कहा कि आप अपने लाभ के 3 साल के लाभ, ये भी नहीं कि आप 2-4 दिन के लाभ की बात करें, अगर आपकी कंपनी 3 साल तक लाभ पे है तो भी आप कल 15% आप दे सकते हैं। इस सरकार ने तो एकदम खुला बाजार कर रखा, जितना चाहे उतना दीजिए, तो कोई तुलना नहीं है। और जो उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित किए जाने के बाद चंदों के लेन देन की स्थिति में सुधार होगा, वो भी नहीं हुआ। और जब ट्रस्ट के माध्यम से लेन देन बढ़ी है और स्थिति खराब होती चली जा रही है, तो आप इसकी तो बात ही मत। अब रही बात की, तो जो बात ये व्यापारिक लोग राहुल गांधी से कह रहे हैं, ये कोई छुपा हुआ तो थोड़ा रह गया है। आप रिटेलर जो फुटकर विक्रेता है उसके ऊपर क्या बीत रही है, आप रोज मार्केट पर निकलिए तो आपसे बात होगी, लोग बताएंगे आप क्यों व्यापार किस तरह से घटता चला जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े बड़ी कंपनियां काम कर रही है जो प्रतिबंधित होता था। अब अगर आप अगर सब्जी बेचने का काम भी रिलायंस की कंपनी करेगी तो बाकी क्या करेंगे लोग? ये पहले तो नहीं होता था। आप सोचिए कि पहले क्या था कि जो झंडा होता था, राष्ट्रीय झंडा, वो केवल खादी की बिकती थी। अब आप बड़ी बड़ी कंपनियां बना के बेचने लगी, सरकार ने अलग कर दिया, कैसे चलेगा ये?
और अगर आप बड़े व्यापार घरानों को काम करने देंगे, मोनोपोली को प्रोत्साहित करेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि रिटेलर खत्म हो जाएगा। इसी के बाद जो ऑनलाइन बिजनेस है वो धुआंधार चल रहा है, उसमें भी कोई रोक टोक नहीं है, तो प्रभावित तो फुटकर भी करता ही होगा। आपने बड़े घरानों काम करने की इजाजत दे दी, जूता बेचने का काम भी अडानी साहब करेंगे, अंबानी साहब करेंगे, धनिया टमाटर आलू प्याज बेचने का काम भी अंबानी साहब करेंगे, तो छोटा व्यापारी क्या करेगा, कहां से ले आएगा? अगर बड़े मॉल्स में सब्जियां बिक रही है तो ठेले वाला कहां बेच लेगा, किनके बीच जाएगा? उसका व्यापार तो कम होना ही होना है, वो हो रहा है। राहुल गांधी ने अपनी आर्थिक नीतियों में बाकायदे कहा कि आप बड़े घरानों को इस तरह के फुटकर कामों में अनुमति नहीं दी, अगर आप अपनी व्यवस्था को अर्थव्यवस्था को ठीक रखना चाहते हैं। राहुल गांधी ने उत्पादन कि अगर उत्पादन घटेगा तो अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो यह जो अविश्वास घट रहा है सरकार को लेकर के, यह कोई काल्पनिक नहीं है, यह कोई एकेडमिक पास नहीं है, ये लोगों का भोगा हुआ यथार्थ है, उनके साथ बीत रही है। इस कारण से सरकार के उनका विश्वास घटा। अब आप राहुल उन्नाव घटना की बात कर लीजिए, उस घटना को याद कीजिए। जब यह घटना सामने आई तो एफआईआर कब दर्ज हुआ? एफआईआर दर्ज में देरी करने के लिए क्या क्या नहीं उपाय किए गए? सेंगर साहब को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयास नहीं किए गए? नौबत क्या आई कि उत्तर प्रदेश के बाहर इसकी सुनवाई की बात कही पीड़ित पक्ष में, तब जाके सजा हुई। सजा होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने सेंगर साहब के साथ किस तरह का व्यवहार किया, तो किसी को आश्चर्य थोड़े हो रहा। अगर दिल्ली उच्च न्यायालय में बहस हो रही थी, और तो दिल्ली उच्च न्यायालय में जो लोग बातें कर रहे हैं कि साहब तो अदालत का फैसला है, अदालत में खड़े होकर विरोध किया आपने? क्यों नहीं विरोध किया? दिल्ली जेडीयू के उन विद्यार्थियों के खिलाफ तो आप पिछले 5 साल से विरोध कर रहे हैं उनके जमानत का। आप जिस व्यक्ति के ऊपर बलात्कार का आरोप है, वो भी अवेस्ट लड़की के साथ, उसके जमानत का विरोध नहीं करेंगे, उसके सजा माफी का विरोध नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का या केंद्र सरकार का कोई भी न्यायिक अधिकारी, वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी क्या इस मामले में अदालत में अपीयर हुआ? अगर नहीं अपीयर हुआ तो क्या ये नहीं पता था कि सरकार क्या चाहती थी, किस सजा में किस तरह की छूट मिले? बिल्किस बानो का केस आपके सामने है कि किस तरीके से गुजरात की सरकार ने उनको चुनाव के पहले छोड़ा, और फिर अदालती हस्तक्षेप जब हुआ और जेल से बाहर निकलने के बाद किस तरीके से उनका सम्मान किया गया गुजरात में, उसके बाद अदालती हस्तक्षेप हुआ तो उनको जेल न जाना पड़े, उसको बचाव के लिए गुजरात सरकार ने क्या क्या नहीं किए, सबके सामने है। उत्तर प्रदेश में ही अमरवती त्रिपाठी का यह घटना आप याद कर लीजिए, उनके ऊपर भी एक कवित्री की हत्या का आरोप लगा। क्या क्या इस सरकार के आने के बाद जेल में सजा याफ्ता होने के बावजूद किस तरीके से उनको रखा गया, किस तरह की उनको छूट दी गई। अब अमरवती बेटे के ऊपर जिस तरीके से अपनी पत्नी की हत्या को लेकर के जो आरोप लगे, जो उनकी पत्नी की मां है, किस किस तरह के आरोप लगाए, आपको क्या ये पता चला कि उस मामले में राज्य सरकार कठोर से कठोर सजा दिलवाने के लिए बहुत प्रयासरत है? ये बड़ा सवाल है। तो अगर चुनावी लिहाज से कोई भी चीज इनके मुफीद है वो ठीक है, फिर उसके बाद तो ये सरकार ऐसे आरोपियों को, ऐसे लोगों को दंडित कराने का प्रयास करे, ये कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। हत्या के आरोप में जो जिन लोगों को सजा मिली हुई है आजीवन कारावास, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको छोड़ा है, इसी योगी सरकार ने उनको छोड़ा है, अदालतों में उसका विरोध करने तक नहीं गई, मुकदमे तक वापस ले लिए। ये सभी चीजें आपके सामने हैं। अभी अखलाक के मामले में ही आप देखिए, बाकायदे सरकार ने लिख करके दिया कि ये मुकदमे वापस, कोई साक्ष्य नहीं है, और एक तर्क उसमें यह दिया गया कि अगर ये मुकदमा वापस हो जाएगा तो सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा। ये जियो ने हमें पहली बार सुन रहा है कि हत्या का आरोप हो, किसी व्यक्ति की मौत लिंचिंग कर दी गई हो, जो व्यक्ति जिसकी जान ले ली गई हो, उसमें आरोपियों के खिलाफ मुकदमे वापस हो जाए, वो मुकदमा खत्म कर दिया जाए। संविधान की बात, एक आप इस सरकार से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, और लोग इस तमाम इन बातों को देख रहे हैं कि जो कुछ भी निर्णय है वह निर्णय राजनीतिक लाभ से, चुनावी लाभ के लिहाज से निर्णय लिए जा रहे हैं।
वह इस दृष्टिकोण से निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं कि संविधान के प्रति लोगों की आस्था क्या होगी, कानून व्यवस्था को लेकर के लोगों के मन में किस किस तरह के सवाल पैदा होंगे, एक जो पीड़ित है गैंगरेप की जो पीड़ित युवती है उसके ऊपर क्या बीतेगा, ये तमाम चीजें आपके सामने आई। और अगर आप चुनाव में जिसकी बात कही पंकज जी ने कि अगर आप सेंगर साहब की पत्नी को टिकट दे देंगे तो क्या ये आपके संरक्षण का प्रमाण नहीं है? आप किसी आरोपी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अपराधियों के खिलाफ खड़े होने का तात्पर्य केवल थोड़ा होता है कि आप उस व्यक्ति के खिलाफ सबके आप उसको किसी तरह का सहयोग नहीं मिलना चाहिए, बल्कि आप उसके खिलाफ खड़े, वो तो दिखाई पड़ता। तो चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो और चाहे आर्थिक गतिविधियों का जो लोग इस सरकार के ऊपर देख उनका कारण है कि विश्वास पैदा हो रहा है लोगों को। और राहुल गांधी ने जो सवाल पैदा किए हैं, ये राहुल गांधी ने हर चीज तार्किक तरीके से रखा। अगर आप राहुल गांधी की बात से असहमत हैं, जो बातें राहुल गांधी कर रहे हैं उसका खंडन होना चाहिए ना सरकार की ओर से। अगर सरकार जानती है कि राहुल गांधी गलत बात कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी ने आज कहा कि साहब जो रिटेलर है उसको नुकसान हो रहा है और वह नुकसान की बात जो रिटेलिंग के काम में लगे हुए लोग खुद कर रहे हैं, सरकार बोले कि जो बात कही जा रही है गलत है या सही है। लेकिन राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर के राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करना, यह तो कहीं से उचित नहीं है। और निश्चित रूप से दोनों जो घटनाक्रम है इस कारण से लोग के मन में सरकार के संदेह पैदा हो रहे हैं। और ये संदेह तभी दूर होंगे जब जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनको लेकर के सरकार कोई बात करेगी। राहुल गांधी की आलोचना मात्र ये उठते हुए विश्वास खत्म हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप कैसा मानते हैं, आप कैसे देखते हैं अमलेंदु जी? विश्वास की बात हो रही है, भरोसे की बात हो रही है और यहां पर एक पे एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि भरोसा सरकार से लोगों का उठता जा रहा है। अरावली की ही बात देख लीजिए ना, अरावली वहां भी भरोसे की बात है और इन तमाम मसलों पे तो हम लोग चर्चा आज कर ही रहे हैं। अमलेंदु जी। राजीव जी देखिए, भरोसा सरकार से ही नहीं उठ रहा है बल्कि पूरी व्यवस्था से एक तरीके से देखा जाए तो भरोसा लोगों का उठ रहा है और इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। क्योंकि राजीव जी व्यवस्था जो है वो उसका एक बड़ा पार्ट जो है वो सरकार होती है और सरकार के क्रियाकलाप जो है वो काफ़ी कुछ प्रभावित करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से न्यायपालिका के ऊपर भी सरकार के दबाव साफ तौर पर दिखाई पड़ते हैं। वो उसके फैसलों में भी यदा कदा दिखाई पड़ जाते हैं कि सरकार के दबाव किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये तो राजीव जी देखा जाए तो सब दबाव अच्छी तरीके से काम करते हुए नजर आते हैं। अब जहाँ तक राहुल गांधी पे भरोसे की बात है राजीव जी, हम लोग देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने आज वैश्य समाज के साथ अपनी बातचीत का वीडियो जारी किया है। राजीव जी एक समय ये हुआ करता था, आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा होगा कि आरएसएस एक समय में छोटे व्यापारियों का ही संगठन समझा जाता था और ये कहा जाता था कि जिस समय पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु का रुतबा हुआ करता था और मतलब लाल झंडा जो था वो लहराया करता था, उस समय भी ये कहा जाता था कि कलकत्ते की जो मार्केट है उस पर कब्जा आरएसएस के लोगों का ही है, क्योंकि वहाँ जो है वो छोटा व्यापारी है। और राजीव जी ये जितने भी स्वयंसेवक थे ये सब गुरु दक्षिणा पे जाके जो थे वो खिचड़ी खाया करते थे देशी घी की, वो सब इन छोटे व्यापारियों के यहाँ ही जाके खाया करते थे और ये उन्हीं का संगठन समझा जाता था। लेकिन राजीव जी प्रमोद महाजन ने जिस तरीके से बीजेपी को बदलना शुरू किया और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने आकर बीजेपी को एकदम कॉर्पोरेटीकरण जिस तरीके से किया, उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दुश्मन इन छोटे व्यापारियों की ही बन गई है और प्रधानमंत्री के कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम नीतियां बन रही हैं। और ये बात अब राजीव जी धीरे धीरे जाकर छोटे व्यापारी को भी समझ में आने लगी है। आपको याद होगा कि गुजरात के चुनाव में सूरत में जो थे वो खूब नारे लगे कि कमल का फूल हमारी भूल, इस तरीके के नारे जीएसटी को लेकर लगे। हालांकि बाद में चुनाव आज जीत गई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये नारे वहां लगे और बिल जो छपाए गए वहां व्यापारियों ने उस पर ये लिखा था कि हमारी भूल कमल का फूल। तो ये हमारी भूल कमल का फूल लोगों को अब राजीव जी समझ में आने लग गई है बात, और ये भी समझ में आने लगा है कि उनकी बात कौन कर रहा है। सुबह ब्रेकिंग में भी राजीव जी मैंने जिक्र किया था कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन एएसजी राजू जो थे वो एक दिन उपस्थित हुए थे और कहा था कि मैं अभी नहीं रह पाऊंगा, मैं 2 बजे के बाद आऊंगा, क्योंकि दूसरी अदालत में 350 मुकदमे जीएसटी के लगे हुए हैं और मुझे उसमें जाना है।
अब राजीव जी ये जीएसटी के 350 मुकदमे अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं और जीएसटी काउंसिल जो है उसको लेकर तमाम बातें उठती हैं, ट्रिब्यूनल को लेकर तमाम बातें उठती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 350 मुकदमे एक दिन में सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं जीएसटी को लेकर। तो जीएसटी को लेकर किसके मुकदमे हैं? ये अडानी अंबानी के तो नहीं है, ये जो छोटा व्यापारी है, मझोला व्यापारी है, उसी के मुकदमे जीएसटी को लेकर पहुंच रहे हैं। और अब तो जीएसटी को पीएमएलए एक्ट में शामिल कर दिया है, यानी ईडी का एक सिपाही जो है वो आकर किसी व्यापारी को 1 रुपए के नोटिस पर भी गिरफ्तार कर सकता है और 6 महीने तो आपकी जमानत होगी ही नहीं, सुनवाई ही नहीं होगी। इसके अंतर्गत ले आया गया। तो ये किस तरीके से छोटे व्यापारियों को खत्म करने की साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है कि सरकार किस तरीके का कानून बना रही है, और लोगों को भी ये बात समझ में आने लगी है। पहले नोटबंदी के जरिए और फिर जीएसटी के जरिए छोटे व्यापारी की कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने राजीव जी किया, ये साफ तौर समझ में आ गया। जी। अब जिस तरीके से राजीव जी भारतीय जनता पार्टी के लोग यौन अपराधियों के समर्थन में खुलकर खड़े रहते हैं, वो भी एक बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि आप ये सिर्फ एक कुलदीप सेंगर का मसला नहीं है, आप देखिए कि किस तरीके से पहलवान बेटियों का मामला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी खुलकर ब्रजभूषण शरण के साथ खड़ी रही। आज तक उनको पार्टी से नहीं निकाला गया है, किसी भी तरीके से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर के साथ अंकिता भंडारी के मामले में भी नाम आ चुका है। जहां भी आप देखिए वहां इस तरीके के ये साथ में खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन राजीव जी इसके साथ साथ सवाल न्यायपालिका पर भी हैं। भंवरी देवी का जो मामला था राजस्थान का, उसमें जज साहब ने क्या कहा था कि ऊंची जाति के लोग जो है वो क्यों पर करेंगे ये गलत काम, गंदा काम क्यों करेंगे। तो अगर इस मानसिकता से राजीव जी अदालतों के फैसले होंगे तो सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे। तो यहाँ राजीव जी सिर्फ ये नहीं है कि अब तर्क क्या दिया गया है, तर्क ये दिया गया है कि साहब चूंकि पुलिस जो है पीड़िता को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है तो हमेशा के लिए तो अपराधी जो है उसको जेल में नहीं रखा जा सकता। भाई जब लाइफ प्रिजनमेंट हुआ है तो किसके लिए हुआ है? जमानत पे बाहर रहने के लिए हुआ है। यानी एक तरफ अदालतों में राजीव जी उन लोगों के जमानतें हैं उन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है 7-7 साल से, जिनके खिलाफ अभी चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है, और दूसरी तरफ जो सजा याफ्ता आदमी है उसको आप कह रहे हैं कि भाई हमेशा इसको जेल में नहीं रख सकते। तो ये राजीव जी दोहरा रवैया जो है अदालतों का, इस पर ही मुझे लगता है कि देश के अंदर चर्चा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देश के अंदर ये चर्चा होनी चाहिए। ज़रा इसी चर्चा को हम लोग जो कर रहे हैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, इसको कैसे देखा जाए ओवरऑल? एक तरफ देखिए, अभी शुरुआत में मैं बता भी रहा था कि आरएसएस का जिक्र चूँकि कर रहे थे अभी अमलेंदु जी, तो वो ख्याल और आया कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है और बंगाल के हिंदुओं एकजुट हो जाओ। ये जब बात आप करते हैं तो हिंदुओं एकजुट हो जाओ नहीं, भारत में बंटवारे की सियासत आप करते हैं या उसमें और घी डालने की कोशिश करते हैं, जहां आपको एकजुटता की कोशिश करनी चाहिए। जब हिंदुस्तान की एकजुटता रहेगी तभी हिंदुस्तान बना रहेगा, भारत बना रहेगा। लेकिन भारत में अगर लोगों के बीच आप बंटवारे की बात करेंगे तो भारत को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस साजिश को समझने की ज़रूरत है और कई हमारे इस देश के नागरिक, हमारे साथी इस बात को शायद दूसरे हिसाब से ले जाते हैं, इमोशनली दूसरी तरफ बह जाते हैं और वहां कहीं ना कहीं इस देश के लिए ही घाटा करते हैं। ये मुझे लगता है, इसलिए मैं ये बात यहां कह रहा हूं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहां पर परिस्थितियां कुछ और नजर आती हैं, जिसमें ये बंटवारा भी, जिसमें एक अलग और बहुत हड़बड़ी में नजर नहीं आ रही है इस वक्त मोदी सरकार। मुझे वो हड़बड़ी दिखाई दे रही है, क्या आप लोगों को दिखाई दे रही है? और कैसे? मैं इन्हीं तमाम मसलों को आपके सामने रख रहा हूं, आप सबके सामने रख रहा हूं और रोज रखता हूं। जरा आपके जरिए भी समझना चाहता हूं, पंकज जी, सुनील जी, अमलेंदु जी, आपके जरिए भी समझ, क्या आखिर इस तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं, जहां आम जनता के बारे में, उनके हित के बारे में जो एक जनहितैषी जो सरकार होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है? तीसरा कार्यकाल तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। मैं दूसरे और पहले कार्यकाल के लिए सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं। तीसरा कार्यकाल अगर कह रहा हूं तो इसका मतलब दूसरा और पहला कार्यकाल बहुत अच्छा था, जनहितैषी था, मैं कम से कम ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। लेकिन तीसरा तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो देश की जनता को सैल्यूट कीजिए। एक ताजा खबर आई अभी कुछ सेकंड पहले, अरावली में, पूरे अरावली क्षेत्र में उत्खनन पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। वो आदेश भी हम चाहेंगे स्क्रीन पर हमारे साथी दिखा दें, जी जी, जो अभी भारत सरकार की तरफ से पत्र सूचना कार्यालय से आया है।
एक आध सेकंड में हमारे साथ दिखा देंगे ये बिल्कुल आपके बगल वाले इसमें ये वो आदेश की कॉपी है जी। ये आदेश है, सेंटर विल प्रोटेक्ट एंटायर अरावली, नो माइनिंग लीज जी, नो माइनिंग लीज, प्रोटेक्ट एक्सपेंडेड। ये साफ यहाँ साफ कि सेंटर प्रोटेक्ट। अब इसको पूरा चूंकि छोटे अक्षरों में है, डॉक्टर साहब अगर आप पढ़ पा रहे हो, आपके पास अगर है तो जरूर बताइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर आप बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये लंबा निर्णय है केंद्र सरकार का, लेकिन इसको एक लाइन में यूं समझ लें कि ये जनता की जीत है। हमने पिछले दिनों जिस तरह देखा कि हरियाणा और राजस्थान के लोग अरावली पर्वत श्रृंखला पर चारों तरफ से घेरा डालकर बैठ गए थे, हमारे दर्शकों के लिए कुछ चीजें अपडेट कर देते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला करीब 692 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तल से ऊंचाई किसी भी पहाड़ की नापी जाती, किसी भी स्थान की, शहर की, तो समुद्र तल से उसका आकलन किया जाता है। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर से कम समुद्र तल से जिनकी ऊंचाई, उसने पहाड़ मानने से ही इनकार कर दिया था। यानी उस फैसले के बाद कम से कम 90% 90 से ज्यादा 90% से भी ज्यादा पर्वत श्रृंखला इस खतरे की जद में आ गई थी कि वहां पर खुदाई हो सकती थी, खनन हो सकता था। जो खनन माफिया इसको पाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा था, डबल ए में से किसी एक ए को हो सकता है थोड़े थोड़े टुकड़ों में पूरी पर्वत श्रृंखला मिल जाती। इसका जो खतरा था, अगर ये पहाड़ काटा जाता, ये पर्वत श्रृंखला धीरे धीरे करके, 1-2 दिन में तो नहीं होता, ये एक तरह से दिल्ली और उत्तर भारत के उन तमाम इलाकों के लिए एक दीवार का काम करती है। ये पर्वत श्रृंखला जिसके रहते, जिसके वजूद के चलते थार के रेगिस्तान की धूल और रेत, जो गर्दो गुबार है, वो यहां तक नहीं पहुंच पाता। आइंदा क्या होता, इसकी आप कल्पना करके सहर सकते हैं कि हम और आप दिल्ली में चैन की सांस नहीं ले पाते अगर ये अरावली पर्वत श्रृंखला इसी तरह से खत्म की जाती। तो आज का फैसला जनता की उस लड़ाई की जीत का फैसला है। जनता को सैल्यूट करना चाहिए। अब जो लोग तथाकथित मुख्यधारा का मीडिया या सरकार के समर्थक उस फैसले के पक्ष में खड़े थे, फैसले को वापस लेने के लिए भी हो सकता है मास्टर स्ट्रोक जैसा कोई शब्द ढूंढ रहा है, लेकिन जनता जब तक सड़कों पर नहीं उतरेगी डॉक्टर साहब, तब तक उसे जीत नहीं मिलेगी। आज एक बार फिर साबित हो गया। किसान आंदोलन के बाद कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, आज ये फैसला वापस लेना पड़ा है। विस्तार में हम आगे बुलेटिन में इसके बारे में बता सकते हैं। अब जहां तक सवाल आपका बाकी का सवाल था, जो संघ की योजना है, नरेंद्र मोदी की हड़बड़ी या जल्दी है, उसके पीछे जो वजह है मैं समझ पाता हूं, वो ये है कि एक तो आने वाले दिन मोदी के लिए खास तौर से, बीजेपी के लिए खास तौर से कठिन होने वाले। वे लगातार जिस तरह हर मोर्चे पर विफल हो रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो, विदेश नीति का मोर्चा हो, आंतरिक हालात हो जिसमें हमारे देश की आर्थिक दशा है, बेरोजगारी है, भुखमरी है। हम भुखमरी के सूचकांक में इथियोपिया से भी पीछे चले गए साहब, अभी जहां होके आए माननीय प्रधानमंत्री जी। तो ऐसी परिस्थितियों में संघ का जो अंतिम लक्ष्य है, हिंदू राष्ट्र की उद्घोषणा, मुझे लगता है उसकी कोई जल्दी है, उसकी कोई अंदर खाने योजना चल रही। डॉक्टर मोहन भागवत ने यूं ही नहीं कहा है कि इसके लिए संवैधानिक स्वीकृति की जरूरत नहीं है, भारत तो हिंदू राष्ट्र है। ये कहते समय भूल गए कि इस देश में करोड़ों मुसलमान रहते हैं, 2% से ज्यादा ईसाई रहते हैं कुल जनसंख्या के, बौद्ध रहते हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जिनमें नास्तिक भी हैं। तो आप हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने अपने भाषण में डॉक्टर एक बहुत सांकेतिक बात भी कही है। हो सकता है संसद इसके बारे में कुछ सोच रही हो, संसद से आशय उनका सरकार से था। फिर उन्होंने कहा कि कई चीजें ऐसी होती हैं सरकार और संसद के स्तर पर जो होती रहती हैं, पहले से बताई नहीं जाती हैं, दिखाई नहीं देती। क्या सचमुच में ऐसी कोई तैयारी चल रही है कि किसी दिन संसद का विशेष सत्र बुलाकर नरेंद्र मोदी सेंगोल धारण करके आए हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें? क्योंकि अब उनके पास अपनी नाकामियों को छुपाने का अंतिम तरीका, अंतिम ढाल, सिर्फ एकमात्र जो उपाय है, अंतिम ढाल जो बची है,
वो हिंदू राष्ट्र की उद्घोषणा है। पंकज जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से खालिस्तान की मांग करना इस देश में संविधान विरुद्ध है, जिस तरह इस्लामिक राष्ट्र की मांग करना संविधान विरोधी है, उसी तरह इस लोकतांत्रिक संवैधानिक राष्ट्र राज्य में हिंदू राष्ट्र की मांग करना, उसके लिए आंदोलन चलाना, उसके लिए अभियान चलाना, पदयात्राएं निकालना, सभा संगोष्ठियां करना, ये सब भी पूरी तरह संविधान विरोधी है। एक अंतिम बात जोड़ना चाहता हूं डॉक्टर साहब, द क्विंट ने खुलासा किया है, पिछले दिनों 10-12 दिन पहले कोई एक आयोजन हुआ है, उसमें देश का केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय शामिल हुआ है और उस कार्यक्रम की पूरी थीम थी हिंदू राष्ट्र। सरकारी पैसे से उसका आयोजन हुआ है। वहां पर ऐसे ही लोगों ने, सनातन संस्था और सह आयोजक के रूप में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय उसमें सह आयोजक था। तो अब आप समझिए कि सरकार ने वो पर्दादारी भी छोड़ दी है। अब सरकार, सरकार के मंत्री, सरकार के विभाग खुलकर हिंदू राष्ट्र के लिए आयोजन कर रहे हैं और सरकार के पितृ संगठन का मुखिया घोषित रूप से कह रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र बन चुका है, इसके लिए संवैधानिक स्वीकृति की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक पल के लिए कल्पना करके देखिए कि पंजाब में कोई सिख ये कह दे, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कोई शख्स ये कह दे कि पंजाब खालिस्तान बन चुका है, इसके लिए संवैधानिक स्वीकृति की जरूरत नहीं है, तो क्या यह देश उसे बर्दाश्त करेगा? निश्चित तौर पर कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन डॉक्टर मोहन भागवत के बयान और सरकार की तैयारियां उस खतरे की आहट को सुनने के लिए हमें मजबूर कर रही हैं, जो आने वाले कल में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और वो खतरा है देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को, उसकी संवैधानिक इस मान्यता को कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसे खत्म करने की जो तैयारियां चल रही हैं और खुलकर घोषणाएं हो रही हैं, वो आने वाले कल के बड़े खतरे की आहट भी रखते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक खतरे की आहट तो है ही। जरा जल्दी से पंकज जी आपके पास आना चाहता हूं। अरावली का मामला, इसमें एक बात ये है कि जो पहले से जो खनन हो रहा है उस पर रोक नहीं है, लेकिन नए खनन पे और जो नया जो इनका दिशा निर्देश था, जो कानून इन्होंने बनाया था, उस पर रोक लगाया गया है, रोक लगी है, लेकिन वो नए के लिए कि नए को हम कोई इसका अधिकार नहीं देंगे, लेकिन पुराना जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। इसको और विस्तार से पढ़ने के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन एक बड़ी जीत कही जाएगी कि जब जनता सड़क पे आती है तो सरकारों को झुकना पड़ता है। और उसका एक नमूना हम लोगों ने, एक उदाहरण हमने देखा था इसी दिल्ली के आसपास तीनों अलग अलग जो बाउंड्रीज थे दिल्ली के, वहाँ पे चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, या वो इधर उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लगा हुआ बॉर्डर, ये तीनों बॉर्डर पे हम लोगों ने देखा किसानों की जीत हुई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे ही, यानी मेरे ही, नरेंद्र मोदी के ही की ही तपस्या में कोई कमी रह गई। फेस सेविंग के लिए अच्छा वर्ड है ये, अच्छा सेंटेंस है अपने आप को बचाने के लिए कि मेरी ही तपस्या में शायद कमी रह गई। चलो मैं ही अपनी गलती मान लेता हूँ, वरना 13 महीने से तो हम तुम पे बिल्कुल डंडा मार ही रहे थे, बरसा ही रहे थे और आंखों देखी, उन चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा, किसान आंदोलन को बहुत नज़दीक से कवर किया हूँ, इसलिए वहाँ के पल पल की बातें जानता हूँ, एक एक पल पल की रिपोर्ट थी। खैर, लेकिन अब ये अरावली का मामला हो, क्या लगता है आपको? जरा आपके पास आऊं एक बार, ये उन्नाव पीड़िता की एक बाइट और आई है, मैं वो सुनाना चाहता हूं, आप लोग सुनिए जरा। बहुत थोड़ी देर बाद चलिए सुनाता हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कह रही है कि जब मैं ये बात बता रही थी तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से अभी मिल के आई हैं, और राहुल गांधी के यहाँ से ही फोन आया कि हाँ आप आ जाइए हमारे पास, हम मिलना। राहुल भैया कह रही हैं वो, राहुल भैया और सोनिया गांधी के आंखों में आंसू आ गए और कहा कि ये जो हुआ है आपके साथ, हम आपके साथ हैं और आखिर तक आपकी लड़ाई में हम साथ देंगे। आंखों में आंसू थे, उनकी जुबानी हम सुनेंगे, लेकिन एक तरफ उन्नाव का मामला, चलिए सुन ही लेते हैं, सुनिए जरा। शासन दिया है कि बेटा आप परेशान मत होइए, उनके भी आंसू आ गए कि ऐसा है, देश का न्याय नहीं है, अन्याय हुआ है आपके साथ बेटा। शासन दिया है कि बेटा आप परेशान मत होइए, उनके भी आंसू आ गए
कि ऐसा देश का न्याय नहीं है, अन्याय हुआ है आपके साथ बेटा। मैंने ये सब चीज बोली, मैं दादी मुझे न्याय दिलाइए, तो बोली बेटा आप परेशान मत होइए, हम आपको न्याय दिलाएंगे, लीगल एड से भी हर चीज से न्याय दिलाएंगे। आप कह रही हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए, सूर्या मैम भी नम थी जी, उनकी नम आंखें, दोनों लोगों की आंखें नम थी, राहुल भैया की दादी भी रो रही थी। उन्होंने कहा है आपकी मैं तो पहली बात तो मैं प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने का टाइम मांगा है कि हमसे मिले, मैं अपना दुख दर्द बता सकूं। मेरा है कौन, मैं इन्हीं लोगों से अपना दुख। तो सुन रहे थे, आंखों में आंसू आ गए। और लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इनको न्याय मिले, सबसे बड़ी बात। इसी दिल्ली ने 2012 और यही दिसंबर का महीना था, और कितना बड़ा कांड इसी दिल्ली में हुआ था, आप लोगों को याद होगा पंकज जी, निर्भया कांड की बात मैं कर रहा हूं। इसी दिल्ली ने ऐसे कई सारे अलग अलग, उसके बाद निर्भया कांड के बाद उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, एक नया नियम आया, नया निर्भया कानून बनाया गया, सब कुछ इस देश ने देखा है। लेकिन उसके बाद फिर ढाक के 3 पात, हम वहीं आ जाते हैं, वहीं पे आ जाते हैं। और इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि उस समय यही भाजपा, यही नरेंद्र मोदी, यही भाजपा के उनके दूसरे साथी, उसके अलावा दिल्ली में एक अलग आंदोलन फिर उसकी शुरुआत हो चुकी थी, अन्ना आंदोलन जिसको कहा जाता था। लोकपाल लोकपाल गाना गाते थे ना, आज की तारीख में लोकपाल कहीं दिखाई देते हैं ना अन्ना हजारे दिखाई देते हैं। तो इसलिए, और इन सब के बीच इन्हीं सीढ़ियों पे चढ़ के आज तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन हड़बड़ी में क्यों है, ये सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आखिर हड़बड़ी क्या है? क्या उनको नहीं लगता कि वो 5 साल रह पाएंगे, या उनके ऊपर कोई और प्रेशर है, क्या कुछ है? या उधर ट्रंप का प्रेशर है, या इधर से कहा जाए तो आरएसएस का प्रेशर है, क्या चीज है? देखिए, आरएसएस और जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी का जो मैंडेट रहा है, धारा 370 कॉमन सिविल कोड, ये जितने हैं, इसमें अब उनका जो अंतिम लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनको जिस कमिटमेंट के साथ में अचानक 2010 के आसपास आरएसएस ने उनको राष्ट्रीय नेता बनाया था, अटल आडवाणी मुरली मनोहर जोशी की जोड़ी के बावजूद, तो उसको वो पूरा करें। यह सौभाग्य है इस देश का कि इनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ये बहुत स्पष्ट है, बिहार में बहुत बड़े मैंडेट के साथ में एनडीए सरकार में आया है, लेकिन वहां पर इतना सहज अभी कुछ नहीं है। यह भी तय है कि चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी की पार्टी का जो रिश्ता है वो एक वैचारिक रूप से समान धरातल का रिश्ता नहीं हुआ, अनैतिक किस्म का रिश्ता है। भले ही आरएसएस ने बहुत कोशिश की कि दफा 377 अनैतिक कुकृत्य के कानून को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन वो अभी फिलहाल हमारे यहाँ है, तो अनैतिकता अभी बरकरार है। मैं थोड़ी सी चीज को, राकेश भाई की बात को विस्तार से बताना चाहूंगा। वो इतना भयावह है जिसको इस देश के लोग समझ नहीं पाए। भारत मंडपम में जो कार्यक्रम हुआ उसका पैसा दिया संस्कृति मंत्रालय ने, संस्कृति मंत्री शामिल हुए, उसकी पब्लिसिटी में शेयर की लाट के साथ में दिल्ली में पोस्टर लगे। और आपको बताऊं वो संस्था कौन है जिसने इस कार्यक्रम को आयोजित किया? वो संस्था वो है जो कम से कम 8 बम धमाकों में, मडगांव बम धमाकों से लेकर औरंगाबाद बम धमाकों में शामिल है। गोविंद पानसारे से लेकर कई हत्याओं में उनका नाम आया है। सीधे उनके सनातन संगठन के लोग 2018 में बाकायदा महाराष्ट्र विधान परिषद ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव पारित किया था कि सनातन संस्था को आतंकवादी संस्था घोषित करके इस पर रोक लगाई जाए। यह कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं है, यह विधानसभा में लिखी गई रिपोर्ट है कि सनातन संस्था वो संस्था है जो मैस्मरिज्म करती है, लोगों में अंधविश्वास का बढ़ावा देती है और वो गैर वैज्ञानिक है। उस संस्था के साथ में उदय माहुरकर ने मिलकर, उदय माहुरकर जो आरएसएस के खुले सितारे हैं, उसके साथ में वहां पर यह आयोजन किया गया जिसके अंदर कपिल मिश्रा सरीके दंगाई लोग शामिल हुए। तो यह कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, यह एक देश के लिए भयावह संदेश है। दूसरी चीज आपको और बताऊं, तो राकेश जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि सरकार ने अब आगे ठेका देने से मना कर दिया है, लेकिन ये सरकार ने इस डिसीजन को लेने में 20 नवंबर से लेकर और आज 1 महीना क्यों लगाया?
आपको बता दूं, बहुत छोटे छोटे खेल किए। हम सब लोगों को याद रखना चाहिए कि लगभग 2021 के आसपास खोड़ी गांव था जिसमें 10,000 मकान थे फरीदाबाद के पास, उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नाम पर नेस्तनाबूद कर दिया गया था। लेकिन वही जो कानून था, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने उसी कानून को वैध बनाया, और वो था उसमें केंद्र सरकार में जो पर्यावरण वन मंत्रालय, परिवर्तन मंत्रालय की जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, उसकी एक रिपोर्ट आई, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, अरावली फॉरेस्ट इलाके में 67.88 हेक्टेयर भूमि पर बने बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट निर्माणों को वैध घोषित कर दिया। ये परसों की बात है। और ये उसी इसमें जो था पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 का अंतर्गत वहां पे निर्माण पर रोक थी। 3 साल पहले हरियाणा विधानसभा में इसी के कानून की आड़ लेकर इसमें संशोधन करके इसी निर्माण को वैध करने की कोशिश की गई थी। उस समय कांग्रेस ने विरोध किया था, नहीं किया। अब इन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से एक रिपोर्ट बनवाई, और उसके असेसमेंट के आधार पर ये जो बड़ा निर्माण है, ये छोटा निर्माण नहीं, जो फॉरेस्ट लैंड पे इंक्रोचमेंट करके कंस्ट्रक्शन किया था, उसको वैध बना दिया। अब इंतजार करिए, ये जानकारी तो मेरे पास आई है, अभी इन्होंने बहुत सारे ऐसे कुकर्म कर लिए होंगे जिससे चंदा मिल जाता है। तो ये जो 1 महीने का समय लगाया है ना इन्होंने, केवल इसलिए लगाया कि इस प्रकार के बहुत सारे चीजें कर सकें। और आखिर चंदा का इनका खेल आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि हम अरुणाचल प्रदेश को लें, पेमा खांडू ने विश्व का रिकॉर्ड बनाया। 1 महीने में 3 पार्टी बदली, चीफ मिनिस्टर रहते हुए। 2016 में कांग्रेस से चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद वो पीपीए बना लिया उन्होंने, और पीपीए का अगले महीने बीजेपी में विलय कर लिया। अब आप कारण सुनिए उसका। 2012 से वो 2023 तक 146 ठेके 383.4 करोड़ के, जो केवल अरुणाचल प्रदेश के 2 जिलों के हैं, वो 100% ठेके पेमा खांडू के परिवार की कंपनियां, जो उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनके साले के नाम है, उनको दिए गए। ये ऑन रिकॉर्ड है कि असम में एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया क्योंकि उसने चंदा दे दिया बीजेपी को, जिसपे मध्य प्रदेश में गलत निर्माण के पुल गिरने के कारण पाबंदी लगाई हुई है। त्रिपुरा और मणिपुर में जहां आग लगी हुई है, वहां पे 77 करोड़ 63 लाख रुपए का बीजेपी को चंदा उन फर्म ने दिया